तो एक बारी एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छे तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं और 1500 प्लस एमसीक्यूज, रिविजन पीडीएफ, ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है, क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आप जितना सफिशिएंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। सो हमारा ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल्स नंबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। जैसे कि एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जल्दी से एक बारी बता दूं, ये आपका रिवाइज स्केड्यूल है, यानी आपका स्केड्यूल जो है एपीएस यानी अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का जो भी आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका स्केड्यूल इन्होंने चेंज कर दिया है। और ये जो आपकी नोटिफिकेशन आई थी उसका यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया है, तो आप भी इस नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। नोटिफिकेशन जो आपका आया है रिसेंटली, उसके लिंक मैंने आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखी है। तो यहाँ पर आपको देखना है, जैसे एप्लीकेशंस वगैरह की डेट इन्होंने ओपन कर रखी थी लेकिन अब इन्होंने क्लोज कर दिया है। और आपकी जो हार्ड कॉपी है, आपकी जो हार्ड कॉपी होगी रिसीप्ट की, आपको इस एड्रेस पर, जैसे कि आप देख रहे हो इसी यूनिवर्सिटी के एड्रेस पर आपको सबमिट करना है, जो कि है इसकी डेट इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है 25 जुलाई 2022। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आपका जो डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट है एपीएस यूनिवर्सिटी का, ये आपका 26 अगस्त 2022 को कंडक्ट करवाया जा रहा है। यहाँ पर इन्होंने टाइम भी आपके साथ शेयर कर रखा है, विच इज 11 AM to 1 PM। ठीक है, यानी सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। सो ये नोटिस रही आपकी, जो कि फिर से इन्होंने चेंज करा था, तो इस नोटिफिकेशन का मैंने स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रखा है, तो आपको अच्छी तरीके से डेट वगैरह याद रखना है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। Schedule in research is defined as, अनुसंधान में अनुसूची की परिभाषित किया गया है। इस क्वेश्चन में हमें ये पता लगाना है, ये फाइंड आउट करना है कि रिसर्च में स्केड्यूल की डेफिनेशन क्या होती है। मतलब आपकी जो अनुसंधान है, आपकी जो शोध है, शोध में अनुसूची की परिभाषा क्या होती है, हमें इस क्वेश्चन में पता लगाना है। तो आपको पता होना चाहिए स्केड्यूल ये होता क्या है। पहले तो स्केड्यूल क्या होता है, आपके इंटरव्यू की तरह ही होता है। जैसे हम क्वालिटेटिव रिसर्च में इंटरव्यूज रिसर्चर कंडक्ट करवाते हैं, एक्सपर्ट से उनके ओपिनियन लेते हैं और उसके बेसिस पे उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं थ्रू इंटरव्यूज। सो स्केड्यूल भी इंटरव्यू की तरह होता है। रिसर्चर यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो बड़े बड़े पर्सनालिटीज होते हैं, उनसे इंटरव्यूज कंडक्ट करवाते हैं और उनके थ्रू इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, डेटा को जनरेट करते हैं। तो स्केड्यूल में याद रखिए, जैसे इंटरव्यू में रिसर्चर क्वेश्चंस पहले से प्री प्लान नहीं करके जाते हैं, लेकिन स्केड्यूल में जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो रिसर्चर इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछेंगे रिस्पोंडेंट से, वो सारे क्वेश्चंस प्री प्लान्ड होते हैं। वो क्वेश्चन सारे प्री प्लान्ड होंगे, मतलब पहले से ही रिसर्चर डिसाइड कर लेते हैं कि मैं अपने रिस्पोंडेंट को ये क्वेश्चंस पूछूंगा। उनके रिस्पॉन्स के बेसिस पर रिसर्चर क्वेश्चन नहीं पूछते, मतलब पहले से एक लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट में सारे क्वेश्चंस होते हैं और उसी क्वेश्चंस को रिसर्चर्स और जो इंटरव्यूअर है वो अपने रिस्पोंडेंट से, जिनसे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, सो यहाँ पर सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो पहले से ही प्री प्लान्ड होते हैं। पहले से ही रिसर्चर प्लान कर लेते हैं कि मैं अपने रिस्पोंडेंट को ये क्वेश्चंस पूछूंगा अपने इंटरव्यू में। सो उसे कहते हैं हम स्केड्यूल। लेकिन याद रखिएगा, इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्री प्लान नहीं होते, पहले से रिसर्चर डिसाइड नहीं करते, बल्कि रिसर्चर
और रिस्पोंडेंट का जो रिस्पॉन्स आता है उन्हीं की बेसिस पर आगे क्वेश्चंस पूछते हैं। वहां पर रिसर्चर के इंटरव्यू में रिसर्चर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिसर्चर डिसाइड नहीं करते, लेकिन स्केड्यूल में रिसर्चर पहले से ही क्वेश्चंस को डिसाइड कर लेते हैं, वो अपने रिस्पोंडेंट से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। सो याद रखिएगा, स्केड्यूल में रिसर्चर इंटरव्यू ले रहे हैं मतलब यहाँ पर रिसर्चर डेटा जनरेट कर रहे हैं। तो जब भी रिसर्चर को कुछ डेटा जनरेट करते हैं, डेटा जनरेट कर रहे हैं यहाँ पर, इंटरव्यू स्केड्यूल भी एक टाइप का इंटरव्यू ही है, और यहाँ पर रिसर्चर डेटा को जनरेट कर रहे हैं। डेटा जनरेट कर रहे हैं इसका मतलब यहाँ पर रिसर्चर को जो भी डेटा मिल रहा है वो प्राइमरी डेटा मिल रहा है। तो याद रखिएगा, स्केड्यूल में जो भी डेटा मिलेगा आपको वो प्राइमरी डेटा होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डिवाइस फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा कंटेनिंग क्वेश्चंस। मतलब प्राइमरी डेटा मिलेगा, जो भी रिसर्चर क्वेश्चंस पूछेंगे अपने रिस्पोंडेंट से, उनको जो भी डेटा मिलेगा वो प्राइमरी डेटा होगा। मतलब यहाँ पर रिसर्चर को न्यू डेटा मिल रहा है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, इस क्वेश्चन का जो विकल्प सी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए, टाइम पीरियड फॉर द स्टडी, नहीं, स्केड्यूल टाइम पीरियड नहीं होता है, बिकॉज ये एक इंटरव्यू होता है, उसे हम आपके स्टडी का मतलब आपके अध्ययन का समाधि नहीं कहेंगे। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प है ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन बी, टाइम पीरियड फॉर डेटा कलेक्शन का टाइम पीरियड नहीं होता है। मतलब आप कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। आंकड़े संग्रह के लिए समयावधि ये भी नहीं होता है। आपका स्केड्यूल मतलब अनुसूची ये भी नहीं होती है। ये भी आपका ऑप्शन बी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी, डिवाइस फॉर द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा कंटेनिंग क्वेश्चंस, नहीं, आप स्केड्यूल से आपको जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा, आप जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हो आपके रिस्पोंडेंट से, आपको जो भी उस टाइम पर डेटा मिलेगा वो प्राइमरी होगा, सेकेंडरी नहीं होगा। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिवाइस फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा कंटेनिंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट, a journalist wanted to record the views of the people on the budget near the market. The sampling method that the journalist will use is, बाजार में समीप एक पत्रकार के संघ के बजट पर लोगों के विचार की रिकॉर्ड करना है। पत्रकार कौन सी प्रतिचयन विधि का उपयोग करेगा? अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट एक मार्केट प्लेस पर गया है और वहां पर लोगों के ओपिनियन ले रहा है जर्नलिस्ट बजट पर। सो यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है वो किस सैम्पलिंग मेथड का यूज करेगा लोगों के ओपिनियन जानने के लिए? मतलब एक बाजार है, उस बाजार में पत्रकार को कुछ बजट पर लोगों के विचारों को रिकॉर्ड करना है। सो यहाँ पर जो पत्रकार है वो कौन सी प्रतिचयन विधि का उपयोग करेगा, हमें इस क्वेश्चन में ये पता लगाना है। सो जैसे कि यहाँ पर रिसर्चर मतलब जब जर्नलिस्ट है ये बजट पर लोगों की ओपिनियन ले रहा है। तो बजट क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए पहले तो। बजट क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट हर ईयर में एक बजट देती है, मतलब कितना पैसे कहाँ स्पेंड होने वाला है, कितना पैसे हेल्थ पर स्पेंड होने वाला है लोगों के, कितने पैसे एजुकेशन पर स्पेंड करा जाएगा। तो यहाँ पर बजट में ये सारी चीजें डिसाइड होती है। सो बजट पर लोगों की क्या ओपिनियन है, जैसे हर ईयर हर साल जो है गवर्नमेंट बजट निकालती है। सो यहाँ पर जर्नलिस्ट को ये पता लगाना है कि जो बजट गवर्नमेंट ने निकाला है उस पर लोगों की क्या राय है, उनके क्या विचार है, उनके क्या ओपिनियन है, कि वो बजट सही है या फिर नहीं सही है। उनके हिसाब से उनकी ओपिनियन जान रहे हैं, उनके विचारों को जान रहे हैं यहाँ पर जर्नलिस्ट। तो याद रखिएगा, जर्नलिस्ट क्या कर रहे हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से उन्होंने मार्केट प्लेस पर गए हैं। जर्नलिस्ट अपनी सुविधा के हिसाब से वो मार्केट प्लेस पर गए हैं और वहां पर लोगों से बजट के ओपिनियन ले रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी सुविधा के हिसाब से वो मार्केट में गए हैं और वहां पर लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं। तो अपनी सुविधा के हिसाब से जा रहे हैं जर्नलिस्ट। मतलब यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग का यूज करेंगे। सो याद रखिएगा, कन्वीनियंस सैम्पलिंग जैसे हम कहते हैं सुविधाजनक प्रतिचयन, और कन्वीनियंस को हम और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। आपको ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग को एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। सो किस तरीके से यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है वो लोगों का ओपिनियन जानेंगे बजट पर। मान लीजिए जर्नलिस्ट कोई मार्केट प्लेस पर खड़े हैं, अब जो लोग उनको दिख रहे हैं वो पर्टिकुलर कोई भी लोगों के पास जाएंगे और उनका ओपिनियन लेंगे। अब मान लीजिए इस पर्सन के पास जर्नलिस्ट गए और उनसे ओपिनियन ले रहे, इस पर्सन ने
कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जर्नलिस्ट को तो कोई दूसरे पर्सन से जर्नलिस्ट रिस्पॉन्स लेंगे, अगर इसने नहीं दिया तो किसी और पर्सन से जर्नलिस्ट रिस्पॉन्स देंगे। मतलब यहाँ पर एक एक्सीडेंट की तरह, मतलब डायरेक्टली जाकर लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं। यहाँ पर रिसर्चर ने नहीं डिसाइड किया था पहले से कि मैं इस पर्सन को लूंगा, रिसर्चर को तो पता ही नहीं कि मार्केट में कौन से लोग हैं, वो तो डायरेक्टली जा रहे हैं और लोगों से उनका ओपिनियन ले रहे हैं। सो यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है वो इस स्टडी को करने के लिए, मतलब बजट पर लोगों के ओपिनियन लेने के लिए कन्वीनियंस और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, इस सैम्पलिंग मेथड का यूज करेंगे, इस प्रतिचयन विधि का उपयोग करेंगे। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, जो गलत विकल्प है, उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, आप रैंडमली किसी भी लोग को चुन लेते हो। सो यहाँ पर रिसर्चर को पता नहीं कि कौन से लोग रिस्पॉन्स करेंगे, कौन से लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। सो रिसर्चर यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग का उपयोग नहीं कर सकते, मतलब याद रखिए प्रतिचयन का उपयोग नहीं कर सकते। देन ऑप्शन बी नॉन रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग जहां पर रिसर्चर रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट नहीं करते, मतलब जहां पर रिसर्चर जजमेंट नहीं लगा सकते कि मुझे इस पर्सन से ही इंफॉर्मेशन मिल सकती है, मुझे इस पर्सन से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ऐसा नहीं कर सकते रिसर्चर। सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो रिसर्चर है नॉन रैंडम सैम्पलिंग, मतलब जो जर्नलिस्ट है ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग मतलब गैर यादृच्छिक प्रतिचयन का उपयोग नहीं करेंगे, एंड ऑब्वियसली जजमेंट सैम्पलिंग भी इस क्वेश्चन का इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी कन्वीनियंट सैम्पलिंग, जैसे हम कहते हैं सुविधाजनक प्रतिचयन। नेक्स्ट, सोशल स्टेटस ऑफ रेस्पोंडेंट इज मेजर बाय, प्रतिवादी की सामाजिक प्रतिष्ठा को किस स्केल पर मापा जाता है। इस क्वेश्चन में हमें पता लगाना है कि सोशल स्टेटस है रिस्पोंडेंट का, आप सोशल स्टेटस मेजर कर रहे हो, सब किस स्केल से रिस्पोंडेंट का सोशल स्टेटस मेजर करोगे, मतलब कि जो प्रतिवादी है उनका सामाजिक प्रतिष्ठा को अगर आप माप रहे हो तो आप किस स्केल से इनके सामाजिक प्रतिष्ठा को मापोगे। सो याद रखिए आपके जो स्केल ऑफ मेजरमेंट्स है उनके 4 टाइप्स होते हैं, और इन चारों टाइप को हम कुछ इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखेंगे। नॉयर, N फॉर नॉमिनल, O फॉर ऑर्डिनल, I फॉर इंटरवल एंड R फॉर रेशो। तो इसके पहले भी मैंने कई वीडियोस में आपको बताया है कि लेवल ऑफ मेजरमेंट्स क्या होते हैं, स्केल ऑफ मेजरमेंट्स क्या होते हैं, और उसी तरीके से नोट्स जो है हमारे बैच के जो स्टूडेंट्स हैं मैं उन्हें कहूंगी कि अपने वो नोट्स को एक बार अच्छी तरीके से रीड कर ले, तो उनको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि लेवल ऑफ मेजरमेंट्स क्या है उनके। इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि नोट्स में मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है इस टॉपिक को। तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे लेवल ऑफ मेजरमेंट्स के 4 टाइप्स होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। सो नॉमिनल स्केल क्या होती है, जिसमें आपके पास जो भी डेटा होता है आप उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उसके कैटेगराइज करते हो। उसी तरीके से ऑर्डिनल में आप सेम करते हो, लेकिन ऑर्डिनल में आपके पास जो भी डेटा होता है उसको आप रैंक देते हो, एक ऑर्डर देते हो। इंटरवल में सेम आप ऑर्डिनल की तरह करते हो, लेकिन इंटरवल में आपके पास जो भी डेटा होता है आप उसको एक इक्वल इंटरवल्स में अरेंज करते हो। और याद रखिएगा इंटरवल में आपका जो जीरो होता है ये आर्बिट्री होता है। उसी तरीके से रेशो में इंटरवल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे, एंड रेशो में आपके जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। सो आपको पता करना है इस क्वेश्चन में कि जब रिस्पोंडेंट है, मतलब आप जिससे डेटा कलेक्ट कर रहे हो उनका आपको सोशल स्टेटस को मेजर करना है उनके, तो आप कौन से स्केल का यूज करोगे ये फाइंड आउट करना है हमें इस क्वेश्चन में। सो सोशल स्टेटस क्या होता है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। सोशल स्टेटस मतलब आपकी सोसाइटी में क्या स्टेटस है, आप कौन सी क्लास से बिलोंग करते हो। जैसे सोशल स्टेटस को 3 क्लासेस में डिवाइड करा गया है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हाई क्लास। ओके, पहले हाई क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। सो यहाँ पर ऐसे लोगों ने स्टेटस बताया है सोशल स्टेटस। सो सोशल स्टेटस है तो सोशल स्टेटस को आप कहोगे कोई पर्सन हायर क्लास से बिलोंग करता है, कोई मिडिल क्लास से और कोई लोअर क्लास से। लेकिन आप किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते हो, मतलब आप किसी का एक रैंक नहीं दे सकते हो कि जो हायर क्लास के लोग हैं वो ज्यादा अच्छे होंगे लोअर क्लास के लोग से, ऐसा नहीं कहोगे। आप लोअर क्लास के लोग
कम अच्छे होंगे मिडिल क्लास के लोगों से, आप ऐसा नहीं कह सकते हो यहाँ पर। लेकिन आप क्या करोगे, आपके पास जो भी डेटा है उसकी बेसिस पर आपने कैटेगराइज कर लिया उनको, मतलब आपने 3 कैटेगरी में बांट दिया, हायर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास। मतलब यहाँ पर आपके पास क्लासेस है, आपका जो स्टेटस है, सोशल स्टेटस है रिस्पोंडेंट का, आप किससे मेजर करोगे, आप नॉमिनल स्केल से। क्योंकि आप यहाँ पर ऑर्डर नहीं दे सकते हो, मतलब उनको रैंक नहीं दे सकते, आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा अच्छा है किससे, कौन से मिडिल क्लास के लोग ज्यादा अच्छे होते हैं लोअर क्लास से, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आप ऑर्डिनल स्केल नहीं यूज कर सकते हो। इंटरवल, इंटरवल मतलब आपका जो डेटा होता है आप उसको एक इक्वल इंटरवल्स में अरेंज करोगे। तो यहाँ पर हम डेटा को इक्वल इंटरवल्स में भी अरेंज नहीं करते हैं। एंड रेशियो स्केल, रेशियो स्केल में एक खास बात ये होती है कि इसमें जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, लेकिन किसी का सोशल स्टेटस जीरो नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हम रेशियो स्केल मतलब अनुपात स्केल का यूज नहीं करेंगे। सो रिस्पोंडेंट है जिससे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, अगर उनका आपको सोशल स्टेटस मेजर करना है तो हम सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल स्केल का यूज करेंगे, मतलब नाम मात्र स्केल का यूज करेंगे। और जो आपके जो प्रतिवादी है उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नापने के लिए उनको किस स्केल से आप नापोगे, उनका नाम मात्र स्केल से उनका जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको मापोगे। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉमिनल स्केल। नेक्स्ट, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, मापन किसकी प्रक्रिया है। इस क्वेश्चन में हमें पता लगाना है मेजरमेंट जो होता है, मेजरमेंट का प्रोसेस क्या होता है, किस चीज का मेजरमेंट प्रोसेस होता है, मतलब आपका जो मापन है ये किसकी प्रक्रिया है, हमें इस क्वेश्चन में पता लगाना है। सो मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या होता है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। मेजरमेंट क्या होता है, जैसे आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो, कोई अननोन चीज है, याद रखिएगा इसकी डेफिनेशन होगी मेजरमेंट की, कोई अननोन चीज है उसको आप मेजर करोगे, कोई अननोन चीज है, कोई अननोन थिंग है उसको आप मेजर करो, जिसका आपका आइडिया नहीं है कि उसका वेट क्या हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं मेजरमेंट। अब जैसे एवरीडे लाइफ में भी आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो, कुछ आप खरीद रहे हो मेजरमेंट के बेसिस पर, सो आप क्या करोगे, उस चीज को मेजर कर रहे हो आप, तो मेजर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो भी आपको आंसर मिलेगा, जो भी आपको नंबर, जो भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आंसर मिलेगा, वो नंबर्स के फॉर्म में मिलेगा। सो याद रखिए मेजरमेंट क्या होता है, अननोन चीजों को, जिसका हमें कुछ आइडिया नहीं होता है, उन चीजों को मेजर करने को हम कहते हैं मेजरमेंट। और मेजरमेंट में आपको जो भी रिस्पॉन्स मिलता है, आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो, जो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो नंबर्स के फॉर्म में मिलेगा, बेसिकली आपको क्वांटिटी मिलती है। सो याद रखिएगा मेजरमेंट में आप अननोन चीजों को मेजर करते हैं और आपको नंबर्स के फॉर्म में रिस्पॉन्स मिलता है। उसी तरीके से मेजरमेंट ज्यादातर फिजिक्स में अप्लाई किया जाता है, जिसमें आप चीजों को मेजर करते हो। उसी तरीके से आप कोई भी चीज को मेजर कर रहे हो, आप कोई शॉप से कोई चीजों को खरीद रहे हो तो आप मेजर करते हो। तो जब कोई चीज को मेजर कर रहे हो तो आप क्या करोगे, उसकी रीडिंग को ऑब्जर्व करोगे, जो भी रीडिंग आ रही है उसको आप ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व के साथ साथ आप उसको रिकॉर्ड भी करोगे। अब जैसे कोई आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो फिजिक्स में, मान लीजिए आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो आप कोई रीडिंग ले रहे हो, आप उस चीजों को मेजर कर रहे हो, सो आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे, पहले जो भी रीडिंग आ रही है, जो भी आपका वेट आ रहा है उसको आप पहले ऑब्जर्व करोगे और फिर आप उसको रिकॉर्ड करोगे, जो भी आपको रीडिंग आ रही है उसके बाद उसको आप रिकॉर्ड करोगे। तो मेजरमेंट किस चीज का प्रोसेस होता है, ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग। मतलब आप जो भी चीज को मेजर कर रहे हो, जिस भी चीज को आप नाप रहे हो, उसको पहले आप उसको ऑब्जर्व करते हो, मतलब उसका अवलोकन करते हो एंड फिर उसको रिकॉर्ड करते हो। सो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंभवता नमूनाकरण प्रतिचयन के लिए सही है। इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि दिए गए ऑप्शंस में से, दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है, कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सही है अबाउट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मतलब दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो सही कह रहा है अबाउट असंभवता नमूनाकरण, जिसे हम प्रतिचयन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, आप जब भी सैम्पलिंग मेथड परफॉर्म करते हो, जब भी सैम्पलिंग चुनते हो, मतलब आप जब भी नमूनों को चुनते हो, तो आप दो तरीके से आपके नमूनों को चुनेंगे, मतलब आपके जो सैंपल्स हैं उनको दो वे से चूज करते हो। तो फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग
प्रोबेबिलिटी वैसे चुनोगे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से चुनोगे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रिसर्चर रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को चुनेंगे। मतलब रिसर्चर रैंडमली, मतलब यादृच्छिक ढंग से आपकी जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या में से हर एक मेंबर को चुन लोगे। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो रिसर्चर होते हैं, जो आपके शोधकर्ता होते हैं, वो जनसंख्या में से हर एक मेंबर को अपने जजमेंट कन्वीनियंस की बेसिस पर, मतलब नॉन रैंडम वे से सिलेक्ट करते हैं, मतलब गैर यादृच्छिक ढंग से सिलेक्ट करते हैं रिसर्चर पॉपुलेशन में से मेंबर्स को। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में से दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से रिलेटेड स्टेटमेंट है और कौन सा स्टेटमेंट सही कह रहा है अबाउट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। एक एक कर हम सारे विकल्प देख लेंगे, सारे ऑप्शंस देख लेंगे। ऑप्शन ए, each item of population has an equal chance of being included in the sample। नहीं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आप क्या कर रहे हो? नॉन रैंडम वे से पॉपुलेशन में से मेंबर्स को चुन रहे हैं। मतलब आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप कहोगे कि इस मेंबर से मुझे इंफॉर्मेशन मिल सकती है तो मैं इसी मेंबर को लूंगा, ये दूसरा मेंबर सिलेक्ट नहीं हो सकता है उस केस में। हर एक मेंबर्स का चांस नहीं होता है, पॉपुलेशन में से जो हर एक आपका आइटम होता है, हर एक मेंबर होता है, उसका चांस ही नहीं होता है कभी कभी सिलेक्ट होने का। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से रिलेटेड है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से रिलेटेड नहीं है। उसी तरीके से ऑप्शन बी, आइटम्स ऑफ सैंपल्स आर डेलिबरेटली पर्पसिवली सिलेक्टेड बाय द रिसर्चर। यहाँ पर क्या हो रहा है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रिसर्चर जो है डेलिबरेटली सैंपल्स को चूज कर रहे हैं। ऐसा ना ही प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में होता है, ना ही नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। रिसर्चर डेलिबरेटली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को, मतलब अपने सैंपल्स को चुन नहीं सकते हैं। मतलब डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर जो आपके शोधकर्ता आपके अपने नमूनों को नहीं चुनते हैं, क्योंकि अगर वो जानबूझ के चूज करेंगे तो उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेंगे। जो मेंबर नहीं आना चाहता है सैंपल में, उसको नहीं लेंगे रिसर्चर। यहाँ पर ऑप्शन भी आपका टोटली इनकरेक्ट है। उसी तरीके से ऑप्शन सी, आइटम्स आर नॉन रैंडम सिलेक्टेड बाय द रिसर्चर। यस, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, जो विकल्प सी है, ये सही हो जाएगा। नमूनों की इकाई को गैर यादृच्छिक ढंग से शोधकर्ता के द्वारा चुना जाता है। मतलब यहाँ पर जो आपके शोधकर्ता है, जो रिसर्चर है, पॉपुलेशन में से मेंबर्स को नॉन रैंडम वे से, मतलब अपने कन्वीनियंस, जजमेंट और पर्पस के हिसाब से रिसर्चर को लगेगा मुझे इस पर्सन से इंफॉर्मेशन मिल सकती है तो मैं इस पर्सन को लूंगा, मुझे इस पर्सन से इंफॉर्मेशन मिल सकती है तो मैं इस पर्सन को लूंगा। इस तरीके से रिसर्चर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में अपने नमूनों को चुनते हैं। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एम्पायरिकल रिसर्च रिलाइज, अनुभविक शोध किस पर निर्भर करता है? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपकी जो एम्पायरिकल रिसर्च है, मतलब जो आपकी अनुभविक शोध है, ये किस चीज पर निर्भर होनी चाहिए, किस चीज पर रिलाई करनी चाहिए। याद रखिएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी एम्पायरिकल रिसर्च मतलब आपकी अनुभविक शोध होती क्या है। एम्पेरिकल रिसर्च क्या होती है? एम्पेरिकल रिसर्च वो रिसर्च होती है जो आपके ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड हो। मतलब ऐसे रिसर्च जिसमें आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो और आपके खुद के ऑब्जर्वेशंस पर, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपकी एम्पेरिकल रिसर्च होती है। आप किसी की कही सुनी बातों पर, आप किसी ने कुछ बोला है, आप उस पर रिसर्च कर लो, आप ऐसा नहीं करते बल्कि आप एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर देते हैं। आप आपके ऑब्जर्वेशंस, आपके एक्सपीरियंस पर रिसर्च बेस्ड होती है। आप ये देखते हो कि रियलिटी में वो चीज एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही है। अनुभविक रिसर्च जो आपके अनुभव, आपके एक्सपीरियंस, आपके ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती है, उससे हम कहते हैं आपकी एम्पायरिकल रिसर्च, जिसे हम अनुभविक शोध कहते हैं। अनुभविक शोध जो होती है आपकी, उसमें आप जो डेटा कलेक्ट करते हो वो आपके ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप डेटा कलेक्ट करोगे। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रश्न एवं प्रयोग का माध्य से संग्रहित आंकड़े। ऐसे आंकड़े जो आपके ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के थ्रू आप कलेक्ट कर रहे हो, उससे हम कहते हैं एम्पायरिकल रिसर्च। एम्पायरिकल रिसर्च आपके ऐसा डेटा कलेक्ट करोगे आप जो आपके ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस पर बेस्ड हो। यहाँ पर आपका ऑप्शन है सही हो जाएगा। देन ऑप्शन जो रिमेनिंग ऑप्शन से जो इनकरेक्ट है, हम वो भी एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन बी, डेटा कलेक्टेड थ्रू पब्लिश सोर्सेस।
पब्लिश सोर्सेस मतलब जो पहले से ही डेटा पब्लिश्ड हुआ है। अब पहले से ही डेटा पब्लिश है तो आप एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन क्यों परफॉर्म करोगे। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है, जो आपका यहाँ पर विकल्प बी है, ये भी गलत हो जाएगा। प्रकाशित सत्रों से संग्रहित आंकड़े, ये भी नहीं होगा आपका आंसर। देन ऑप्शन सी, बोथ डेटा कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट एंड डेटा कलेक्टेड थ्रू पब्लिश सोर्सेज। मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए और बी आपको गिवन है ऑप्शन सी में, तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑप्शन बी तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर सिर्फ ऑप्शन ए दिया होता, ओनली ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर बोथ दिया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बिकॉज आपका जो एम्पेरिकल रिसर्च में आपका जो भी डेटा होता है वो पब्लिश सोर्सेज के थ्रू आप डेटा नहीं कलेक्ट करते हो। देन ऑप्शन डी, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम स्टडिंग थियोरीज। आप थियोरीज को स्टडी करके डेटा कलेक्ट नहीं करते एम्पेरिकल रिसर्च में, बिकॉज आपके ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस पर बेस्ड आप डेटा कलेक्ट करते हैं आपके एम्पेरिकल रिसर्च में। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये भी गलत हो जाएगा। सो एम्पेरिकल रिसर्च में आपका जो भी डेटा होता है, आप जो भी डेटा कलेक्ट करते हो वो आप आपके ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड डेटा कलेक्ट करते हो। सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, research is a pursuit of trust with the help of study, observation, comparison, and experiment. The search for knowledge through objective and systematic method of finding solutions to a problem defined by. अनुसंधान, अध्ययन, अवलोकन, तुलना और प्रयोग की मदद से विश्वास की खोज है। किसी समस्या के समाधान खोजने के उद्देश्य और व्यवस्थित तरीके से ज्ञान की खोज द्वारा परिभाषित। सो इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन दी गई है, हमें पता लगाना है कि ये डेफिनेशन किस साइंटिस्ट की डेफिनेशन है, किस साइंटिस्ट ने इस डेफिनेशन को लिखा था। जैसे कि इस डेफिनेशन में बता रहा है, रिसर्च जो है, रिसर्च एक ट्रस्ट वर्दी स्टडी है, और ट्रस्ट वर्दी स्टडी को हेल्प करने के लिए हम ट्रस्ट वर्दी स्टडी करने के लिए रिसर्च बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि रिसर्च जो होती है आपकी ये ट्रस्ट पर बेस्ड होती है। उसी तरीके से आप यहाँ पर चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन, जैसे हम चरों को ऑब्जर्व करते हैं, वेरिएबल्स को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके चीज़ों को टेस्ट करते हैं, और नॉलेज को सर्च करते हैं, नई नई नॉलेज फाइंड आउट करते हैं। नॉलेज को रिसर्च अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए नॉलेज गेन करते हैं, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं, और यहाँ पर सिस्टमैटिक मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के अगेंस्ट, किसी भी समस्या को हल निकालने के लिए, किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हम मेथड्स परफॉर्म करते हैं अपनी रिसर्च में। सो ये सारी रिसर्च की डेफिनेशन, ये एक रिसर्च की डेफिनेशन जिसमें रिसर्च के सारे इंपॉर्टेंट बातें जो जो हम रिसर्च में परफॉर्म करते हैं, सो ये साइंटिस्ट ने इस डेफिनेशन में लिखा है। सो इस डेफिनेशन को कोठारी इस साइंटिस्ट ने लिखा है, तो ये साइंटिस्ट इंडियन साइंटिस्ट है। इस डेफिनेशन को इन्होंने 2006 में लिखा था, आपको याद रखना है 2006 में, कोठारी नहीं है, रिसर्च की डेफिनेशन लिखी थी। बहुत फेमस साइंटिस्ट है, इंडियन साइंटिस्ट है। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप एग्जाम में, एक दो क्वेश्चंस आपको आते ही है एग्जाम में, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के इस डेफिनेशन को किस साइंटिस्ट ने कहा था। सो याद रखिएगा इस डेफिनेशन को 2006 में कोठारी इस साइंटिस्ट ने कहा था, और ये इंडियन साइंटिस्ट है। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एंड आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।